अगर मैं आपसे पूछूं कि इस देश में असली ताकत किसके पास है, सरकार के पास या संविधान के पास, तो शायद आप कहेंगे सरकार के पास। लेकिन आज की ये कहानी उस दिन की है जब संविधान ने सत्ता के सबसे बड़े भवन के भीतर अपनी मौजूदगी दर्ज कर दी। आज सोशल मीडिया से लेकर अंबेडकरवादी सभाओं तक एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या बहुजनों को सच में कोई बड़ा गिफ्ट मिल गया है? क्या ये सिर्फ एक प्रतीक है या इतिहास की दिशा बदलने वाला संकेत? क्योंकि जिस समाज को सदियों तक दरवाजे के बाहर रखा गया, आज उसके लिखे शब्द संसद की दीवारों पर चमक रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि बहुजन राजनीति में अचानक एक नई हलचल, एक नया उत्साह और एक नई उम्मीद दिखाई देने लगी है? आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप भी बाबा साहेब अम्बेडकर को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय भीम, जय संविधान जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो को हर बार की तरह शुरू से ही शुरू करते हैं। भारतीय राजनीति में बहुजन समाज का रिश्ता हमेशा सत्ता से नहीं बल्कि संविधान से रहा है। यह एक ऐतिहासिक सत्य है जो सदियों के अनुभवों से निकला है। बहुजन समाज, जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग और अन्य उत्पीड़ित समुदाय शामिल हैं, ने देखा है कि सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन उनके अधिकारों की रक्षा केवल तब होती है जब वे संविधान और कानून की किताबों में मजबूती से दर्ज होते हैं। यह रिश्ता केवल कानूनी नहीं है बल्कि भावनात्मक और वैचारिक भी है। बहुजन समाज के लिए संविधान एक ढाल है, एक हथियार है और एक सपना है जो उन्हें जाति आधारित भेदभाव से मुक्ति का वादा करता है। इसी पृष्ठभूमि में जब नए संसद भवन में भारत के संविधान की प्रस्तावना को एक केंद्रीय और प्रमुख स्थान दिया गया, तो अंबेडकरवादी समाज ने इसे केवल वास्तुकला या सजावट के रूप में नहीं देखा बल्कि एक राजनीतिक और वैचारिक संकेत के रूप में पढ़ा। यह घटना केवल एक भवन का उद्घाटन नहीं थी बल्कि एक प्रतीकात्मक क्रांति थी जो बहुजन समाज के संघर्षों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास लगती है। नए संसद भवन का निर्माण और उद्घाटन एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना थी। यह भवन, जो पुराने संसद भवन की जगह लेने के लिए बनाया गया, न केवल आधुनिक सुविधाओं से लैस है बल्कि इसमें भारतीय इतिहास और संवैधानिक मूल्यों को प्रमुखता से दर्शाया गया है। उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं संविधान की मूल प्रति को नए भवन में स्थापित किया और प्रस्तावना को एक प्रमुख दीवार पर उकेरा गया। प्रस्तावना में लिखे शब्द, हम भारत के लोग, बहुजन समाज के लिए सदियों के संघर्ष का सार हैं। ये शब्द केवल एक वाक्य नहीं है बल्कि एक क्रांतिकारी विचार है जो जाति, जन्म और पेशे से ऊपर उठकर नागरिकता की अवधारणा देते हैं। बहुजन समाज, जो लंबे समय तक जातीय पदानुक्रम में दबाया गया था, इन शब्दों में अपनी मुक्ति देखता है। जब ये शब्द देश की सबसे बड़ी सत्ता इमारत की दीवारों पर उभरते हैं तो उन्हें उन लोगों की आवाज की तरह देखा जाता है जिन्हें लंबे समय तक चुप रखा गया था। ये समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में तैयार किया गया था। अंबेडकर, जो स्वयं एक दलित परिवार से थे, ने संविधान को ऐसा बनाया कि वो सामाजिक न्याय की नींव रखे। प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता जैसे शब्दों को शामिल करना उनके दृष्टिकोण का प्रमाण है। बहुजन समाज के लिए ये शब्द केवल सिद्धांत नहीं है बल्कि जीवित हकीकत हैं। सदियों तक ब्राह्मणवादी व्यवस्था में बहुजनों को शिक्षा, संपत्ति और सम्मान से वंचित रखा गया। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में उनकी स्थिति को नीच बताया गया, लेकिन संविधान ने इस सबको चुनौती दी। हम भारत के लोग कहकर संविधान ने सबको समान नागरिक बनाया, चाहे वे किसी भी जाति या वर्ग के हों। इसलिए जब नए संसद में इस प्रस्तावना को प्रमुख स्थान दिया गया तो अंबेडकरवादियों ने इसे अपने नायक अंबेडकर की विजय के रूप में देखा। इस घटना को कई अंबेडकरवादी समूहों ने एक सकारात्मक प्रतीक के रूप में अपनाया। उदाहरण के लिए, विभिन्न दलित संगठनों जैसे बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर इसकी सराहना की। वे कहते हैं कि पुराने संसद भवन में संविधान को इतनी प्रमुखता नहीं दी गई थी, लेकिन नए भवन में इसे केंद्र में रखना एक संदेश है कि भारत अब संवैधानिक मूल्यों पर चलने वाला है। इस आसपास एक भावनात्मक उत्साह बनता चला गया। अंबेडकर जयंती पर आयोजित कार्यक्रमों में इस घटना का जिक्र किया जाने लगा। लोग कहते हैं कि ये केवल एक भवन नहीं है बल्कि बहुजन समाज की आवाज का प्रतिनिधित्व है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संविधान की स्थापना को कई लोगों ने बहुजनों के लिए बड़ा गिफ्ट कहा क्योंकि ये उनके अधिकारों को मजबूत करने का प्रतीक है। लेकिन यह उत्साह केवल सतही नहीं है। बहुजन समाज जानता है कि प्रतीक महत्वपूर्ण है, लेकिन वे संघर्ष की जगह नहीं ले सकते। फिर भी इस कदम ने एक नई बहस छेड़ दी। कुछ आलोचक कहते हैं कि ये केवल दिखावा है, लेकिन अंबेडकरवादियों का मानना है कि प्रतीकों से ही बदलाव शुरू होता है। उदाहरण स्वरूप, अमेरिका में अब्राहम लिंकन की मूर्ति या मार्टिन लूथर किंग के स्मारक प्रतीकों के रूप में काम करते हैं। ठीक वैसे ही भारत में संविधान की प्रस्तावना का प्रमुख स्थान बहुजन समाज को प्रेरित करता है। यह उन्हें याद दिलाता है कि उनका रिश्ता सत्ता से नहीं, संविधान से है। सरकारें बदल सकती हैं,
लेकिन संविधान स्थिर रहता है। हमने देखा कि कैसे एक प्रतीक बहुजन समाज के लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन ये केवल शुरुआत है। इस घटना ने बहुजन राजनीति को नई दिशा दी। अब बहुजन समाज संविधान को और मजबूत बनाने के लिए सक्रिय है। वे जानते हैं कि सत्ता क्षणिक है, लेकिन संविधान शाश्वत। इस उत्साह ने नए आंदोलनों को जन्म दिया जो समता और न्याय की मांग करते हैं। बहुजन समाज के लिए केवल प्रतीक ही महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि सुरक्षा और स्थिरता भी उतनी ही आवश्यक होती है। ये एक ऐसा समाज है जिसने सदियों तक अपमान, हिंसा और सामाजिक बहिष्कार का सामना किया है। उनके लिए कानून केवल कागजों पर लिखे शब्द नहीं है, बल्कि जीवन की रक्षा करने वाली एक मजबूत ढाल है। इतिहास गवाह है कि जब भी कानूनी संरक्षण कमजोर पड़ा तो बहुजन समुदायों पर अत्याचार बढ़ गए। इसलिए जब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम, जिसे आमतौर पर SC/ST एक्ट के नाम से जाना जाता है, अपने मूल रूप में बने रहने का संकेत मिला, तो कई दलित और आदिवासी संगठनों ने इसे एक बड़ी राहत के रूप में देखा। ये कानून उनके लिए सिर्फ अदालतों में इस्तेमाल होने वाली धाराओं का समूह नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का प्रतीक है। एक छोटे से गांव में रहने वाला दलित परिवार जब जानता है कि कानून उनके पक्ष में खड़ा है, तो वो अन्याय के खिलाफ बोलने की हिम्मत जुटा पाता है। इसी वजह से जब ये कानूनी ढांचा अपनी जगह कायम रहा, तो बहुजन समाज ने इसे एक तरह के राजनीतिक गिफ्ट के रूप में महसूस किया, भले ही ये किसी औपचारिक घोषणा के रूप में सामने ना आया हो। इस कानून की जड़ें स्वतंत्र भारत के शुरुआती वर्षों में हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्माण के दौरान ही सामाजिक न्याय की नींव रखी थी। संविधान के अनुच्छेद 14 से 17 तक समानता और भेदभाव निषेध के प्रावधान हैं, लेकिन इन्हें लागू करने के लिए एक्ट की आवश्यकता महसूस हुई। 148 में ये कानून पहली बार पारित हुआ, लेकिन असली रूप में ये 109वें वर्ष में मजबूत हुआ। SC/ST एक्ट ने जातीय हिंसा, अपमान और आर्थिक शोषण के खिलाफ एक कठोर प्रावधान दिया। इसमें तत्काल गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को है और मामलों की जांच तेजी से होनी चाहिए। लेकिन वर्षों में इस कानून पर हमले होते रहे। ऊपरी जातियों के कुछ समूहों ने इसे दुरुपयोग का हथियार बताया और सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक फैसले में कुछ प्रावधानों को कमजोर करने की कोशिश की। उस समय पूरे देश में दलित आंदोलन उभरा, लोग सड़कों पर उतरे और आक्रोश इतना था कि मोदी सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। संसद में विधेयक पारित कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा गया और कानून को मूल रूप में बहाल किया गया। यह कदम बहुजन समाज के लिए एक विजय थी। अंबेडकरवादियों के लिए ये स्थिरता एक गिफ्ट इसलिए बनी क्योंकि ये उनकी दैनिक जिंदगी को प्रभावित करती है। कल्पना कीजिए एक आदिवासी गांव को जहां जंगल पर कब्जा करने की कोशिश हो रही हो। अगर SC/ST एक्ट न हो तो वे चुप रहने को मजबूर हो जाते, लेकिन कानून की मौजूदगी उन्हें आवाज उठाने का साहस देती है। एक अध्ययन के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 50% से अधिक दलित परिवारों ने बताया कि इस कानून ने उन्हें आत्मविश्वास दिया है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के एक गांव में जहां दलितों पर हमला हुआ था, परिवार ने एक्ट के तहत शिकायत दर्ज की। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और अपराधी को सजा मिली। ऐसे मामले बढ़ने लगे और ये मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रमाण है। बहुजन समाज जानता है कि कानून उनके पक्ष में है तो वे डरते नहीं। इस गिफ्ट का एक और आयाम राजनीतिक है। मोदी सरकार के कार्यकाल में कई बार विपक्ष ने कानून को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन केंद्र ने इसे मजबूत रखा। 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान भी इस मुद्दे पर बहस हुई और भाजपा ने स्पष्ट संदेश दिया कि वे बहुजन हितों की रक्षा करेंगे। अंबेडकरवादी संगठनों जैसे भीम आर्मी और दलित शोषण मुक्ति संगठन ने इसकी सराहना की। उनके नेताओं ने कहा कि ये कोई छोटी बात नहीं है, ये सदियों के संघर्ष का फल है। उत्साह इसलिए भारी है क्योंकि पहले की सरकारें जैसे कांग्रेस ने इस कानून को लागू करने में ढिलाई बरती। आंकड़ों के मुताबिक 2010 से पहले केवल 20% मामलों में सजा होती थी, लेकिन अब ये 40% से ऊपर पहुंच गया है। यह सुधार बहुजन समाज को लगता है कि सत्ता अब उनकी सुन रही है। बहुजन समाज की सुरक्षा केवल कानूनी नहीं बल्कि सांस्कृतिक भी है। सदियों से उन्हें अछूत कहा गया, मंदिरों से दूर रखा गया। SC/ST एक्ट ने इस अपमान को अपराध बना दिया। धारा 3 के तहत अगर कोई व्यक्ति जाति के नाम पर अपमान करता है तो उसे सजा हो सकती है। एक प्रसिद्ध मामला है महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव का, जहां 2018 में हिंसा हुई। वहां एक्ट के तहत सैकड़ों मुकदमे दर्ज हुए और कई अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। अंबेडकरवादियों ने इसे अपनी ताकत के रूप में देखा। सोशल मीडिया पर वे कहते हैं, मोदी जी ने गिफ्ट दिया जो हमारी ढाल है। ये उत्साह भावनात्मक है क्योंकि ये उन्हें लगता है कि उनका दर्द अब कानून की नजर में है। इस कानून की स्थिरता ने बहुजन राजनीति को भी मजबूत किया। बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टियां अब इसे अपनी एजेंडा का केंद्र बनाती हैं। मायावती ने कई बार कहा कि SC/ST एक्ट बहुजनों का हथियार है।
लेकिन मोदी सरकार के इस रुख ने बीएसपी को भी सोचने पर मजबूर किया। कुछ अंबेडकरवादियों का मानना है कि भाजपा ने बहुजन वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए ये कदम उठाया। चाहे जो भी हो, परिणाम सकारात्मक है। ग्रामीण भारत में जहां बहुजन आबादी 70% है, यह कानून ने उन्हें सशक्त बनाया। एक सर्वे में पाया गया कि युवा दलित अब पढ़ाई और नौकरी पर फोकस करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि कानून उनकी पीठ पर है। लेकिन चुनौतियां अभी भी हैं। कई जगहों पर पुलिस इस कानून को लागू करने में हिचकिचाती है, क्योंकि वे ऊपरी जातियों से प्रभावित होते हैं। फिर भी केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि मामलों की निगरानी हो। 2020 में एक विशेष सेल बनाया गया जो SC/ST मामलों पर नजर रखता है। यह कदम उत्साह बढ़ाने वाला है। आदिवासी समुदायों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों में जहां भूमि विवाद आम है, एक्ट ने हजारों परिवारों को बचाया। एक आदिवासी महिला ने कहा, पहले हम चुप रहते थे, लेकिन अब बोलते हैं। ये गिफ्ट है। हमने देखा कि कैसे एक कानून बहुजन समाज की जिंदगी बदल देता है। यह केवल सजा का सवाल नहीं, बल्कि सम्मान का है। अंबेडकर ने कहा था कि कानून बिना लागू हुए बेकार है, लेकिन जब यह लागू होता है तो क्रांति लाता है। मोदी सरकार का ये रुख, भले ही चुपचाप, बहुजनों को लगता है कि सत्ता अब उनकी है। उत्साह इसलिए है क्योंकि यह स्थिरता सदियों के डर को मिटाती है। बहुजन समाज अब आगे बढ़ने को तैयार है कानून की इस ढाल के साथ। अंबेडकरवादियों में यह उत्साह संगठनों के माध्यम से फैल रहा है। विभिन्न सेमिनारों और रैलियों में इसकी चर्चा होती है। वे कहते हैं कि यह गिफ्ट है जो प्रतीक से आगे जाकर वास्तविक सुरक्षा देता है। भविष्य में यह कानून और मजबूत होगा और बहुजन समाज की आवाज और बुलंद। इसी दौर में बाबा साहेब अंबेडकर से जुड़े स्थलों और संस्थानों को राष्ट्रीय स्मृति का हिस्सा बनाने की प्रक्रिया तेज हुई। यह एक ऐसा कदम था जो बहुजन समाज के लिए केवल स्मृति का निर्माण नहीं था, बल्कि उनके नायक को देश की आधिकारिक पहचान में स्थापित करने का प्रयास था। पंचतीर्थ जैसे विचारों के माध्यम से अंबेडकर के जीवन के अलग अलग चरणों को देश के मानचित्र पर स्थायी रूप से दर्ज किया गया। ये पंचतीर्थ दिल्ली का दीक्षा भूमि, मुंबई का चैत्य भूमि, नागपुर का दीक्षा भूमि, लंदन का साइमन बोलिवर हॉल और नागालैंड का महापरिनिर्वाण भूमि अंबेडकर के जीवन की 5 महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाते हैं। इन स्थलों को विकसित करने का कार्य मोदी सरकार के कार्यकाल में गति पकड़ी और ये बहुजन समाज के लिए एक भावनात्मक मील का पत्थर साबित हुआ। अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जैसे संस्थानों ने उनके विचारों को केवल इतिहास की किताबों में सीमित नहीं रखा, बल्कि वर्तमान की बहसों, सेमिनारों और नीति निर्माण का हिस्सा बनाया। बहुजन समाज के लिए इसका अर्थ यह था कि उनकी विचारधारा और उनके नायक को अब केवल आंदोलनों और किताबों में नहीं, बल्कि राज्य की आधिकारिक पहचान में भी जगह मिल रही है। यही वह बिंदु है जहां कई अंबेडकरवादियों को लगा कि उनके सदियों पुराने संघर्ष को एक तरह की औपचारिक मान्यता मिल रही है, जिसने भावनात्मक स्तर पर उत्साह को जन्म दिया। यह उत्साह केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि सामूहिक था, जो पूरे बहुजन समुदाय को एक नई ऊर्जा दे रहा था। अंबेडकर के जीवन को समझने के लिए पंचतीर्थ की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा साहेब ने अपने जीवन में कई मोड़ों पर फैसले लिए जो भारत के सामाजिक परिदृश्य को बदलने वाले थे। पहला तीर्थ, नागपुर का दीक्षा भूमि, वो जगह है जहां 1 नवंबर 1950 को उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। ये घटना लाखों दलितों के लिए मुक्ति का प्रतीक बनी। मोदी सरकार ने इस स्थल को विकसित करने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए आवंटित किए। यहाँ एक विशाल स्तूप बनाया गया जिसमें अंबेडकर की मूर्ति स्थापित की गई। दूसरे तीर्थ, मुंबई का चैत्य भूमि, वो स्थान है जहां उनकी समाधि है। यहाँ परिसर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया ताकि युवा पीढ़ी उनके योगदान को समझ सके। तीसरा, दिल्ली का दीक्षा भूमि, जहां संविधान सभा में उन्होंने संविधान प्रस्तुत किया। चौथा, लंदन का साइमन बोलिवर हॉल, जहां उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में भाषण दिया। और पांचवा, नागालैंड का महापरिनिर्वाण भूमि, जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ। इन सभी स्थलों को जोड़कर एक राष्ट्रीय सर्किट बनाने का प्रयास किया गया, जो बहुजन समाज को लगता है कि उनके नायक को अब अमरता मिल रही है। इस प्रक्रिया की शुरुआत 2014 के बाद हुई। संस्कृति मंत्रालय ने अंबेडकर स्मृति परियोजना को प्राथमिकता दी। उदाहरण के लिए चैत्य भूमि परिसर में एक संग्रहालय बनाया गया जिसमें अंबेडकर के दस्तावेज, किताबें और तस्वीरें प्रदर्शित हैं। यह संग्रहालय न केवल इतिहास बताता है, बल्कि सामाजिक न्याय पर व्याख्यान भी आयोजित करता है। अंबेडकरवादियों का मानना है कि यह कदम पहले की सरकारों में नहीं हुआ। कांग्रेस शासन में अंबेडकर को सम्मान दिया गया, लेकिन स्थलों का यह राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ। मोदी सरकार ने इसे एक मिशन की तरह लिया और परिणाम स्वरूप बहुजन समाज में एक नई लहर उठी। अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना एक और बड़ा कदम था। 2018 में दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ और ये केंद्र अंबेडकर के विचारों को वैश्विक मंच पर ले जाता है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं,
जहां सामाजिक न्याय पर बहस होती है। बहुजन समाज के लिए इसका महत्व इसलिए है क्योंकि ये उनके नायक को केवल भारतीय इतिहास का हिस्सा नहीं बनाता, बल्कि विश्व स्तर पर प्रासंगिक बनाता है। उदाहरण के लिए 2019 में यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ जिसमें अफ्रीकी अमेरिकी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। उन्होंने अंबेडकर की तुलना मार्टिन लूथर किंग से की। ये बहुजन समाज को लगता है कि उनका संघर्ष अब वैश्विक है। अंबेडकरवादियों में उत्साह इसलिए भारी है क्योंकि ये औपचारिक मान्यता देता है। पहले अंबेडकर को किताबों में पढ़ाया जाता था, लेकिन अब राज्य के संस्थान उन्हें जीवंत कर रहे हैं। इस मान्यता का भावनात्मक प्रभाव गहरा है। बहुजन समाज, जो सदियों से हाशिए पर रहा, अब देखता है कि उनका नायक सत्ता के केंद्र में है। एक दलित युवा ने कहा, जब मैं चैत्य भूमि जाता हूं तो लगता है कि मेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। ये उत्साह आंदोलनों को नई दिशा दे रहा है। भीम आर्मी जैसे संगठन अब इन स्थलों पर रैलियां आयोजित करते हैं। वे कहते हैं कि मोदी ने बहुजनों को गिफ्ट दिया जो उनकी पहचान को मजबूत करता है। राजनीतिक रूप से ये भाजपा को बहुजन वोटों का लाभ दे सकता है, लेकिन अंबेडकरवादियों के लिए ये सच्ची मान्यता है। इन प्रयासों ने अंबेडकर के विचारों को वर्तमान बहसों में शामिल किया। उदाहरण के लिए आरक्षण पर चर्चा में अंबेडकर सेंटर के विशेषज्ञ भाग लेते हैं। ये बहुजन समाज को लगता है कि उनके मुद्दे अब नीति का हिस्सा हैं। पंचतीर्थ के विकास से पर्यटन बढ़ा और इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ हुआ। नागपुर में हजारों नौकरियां पैदा हुईं। यह आर्थिक सशक्तिकरण भी है। अंबेडकरवादियों का उत्साह इसलिए है क्योंकि ये केवल स्मृति नहीं, बल्कि विकास का माध्यम है। लेकिन यह प्रक्रिया चुनौतियों से खाली नहीं। कुछ आलोचक कहते हैं कि यह राजनीतिक लाभ के लिए है, लेकिन बहुजन समाज इसे सकारात्मक देखता है। वे जानते हैं कि प्रतीक और संस्थान संघर्ष को मजबूत करते हैं। अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा और संगठन से क्रांति आती है, और ये कदम उसी दिशा में हैं। उत्साह ने नई पीढ़ी को प्रेरित किया। युवा अब इन स्थलों पर जाकर अंबेडकर को पढ़ते हैं। हमने देखा कि कैसे स्थलों का राष्ट्रीयकरण बहुजन समाज की भावनाओं को जगाता है। यह गिफ्ट है जो औपचारिक मान्यता देता है। अंबेडकरवादियों का उत्साह अब एक आंदोलन बन रहा है जो सामाजिक न्याय की मांग करता है। इसके साथ साथ पिछड़े वर्गों को लेकर हुए संवैधानिक और प्रशासनिक बदलावों को भी इसी व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा गया। बहुजन समाज, जो दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों का समूह है, ने इन बदलावों को अपनी लंबी लड़ाई का एक महत्वपूर्ण अध्याय माना। चाहे वो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना हो, या आरक्षण ढांचे में नए प्रावधान जोड़ते समय पुराने अधिकारों को यथावत रखना हो, ये कदम बहुजन समाज के कई हिस्सों ने अपनी कानूनी स्थिति को स्थिर और मजबूत होते हुए देखा। भारत में सामाजिक शक्ति केवल संख्या से नहीं, बल्कि संवैधानिक संरक्षण से तय होती है। बहुजन समाज जानता है कि उनकी आबादी देश की कुल जनसंख्या का 60% से अधिक है, लेकिन बिना कानूनी ढाल के ये संख्या बेकार है। जब इन सभी घटनाओं, संविधान की प्रस्तावना का प्रमुख स्थान, SC/ST एक्ट की स्थिरता, अंबेडकर स्थलों का राष्ट्रीयकरण को एक साथ जोड़कर देखा जाता है, तो एक ऐसा माहौल बनता है जिसमें बहुजनों के लिए बड़ा गिफ्ट जैसे शब्द प्रचलित होने लगते हैं। और इसी मिश्रित माहौल में अंबेडकरवादी हलकों में एक तरह का उत्साह दिखाई देता है जो प्रतीकों, कानूनों और संस्थागत पहचान के संयोजन से पैदा हुआ है। यह उत्साह केवल क्षणिक नहीं है, बल्कि एक नई राजनीतिक चेतना का सूत्रपात है जो बहुजन समाज को सशक्त बनाने की दिशा में इशारा करता है। पिछड़े वर्गों के संदर्भ में सबसे बड़ा बदलाव अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना था। ये घटना 2019 में घटी, जब संसद ने संविधान के अनुच्छेद 340A को संशोधित किया। पहले ओबीसी आयोग एक सांविधिक निकाय था जो केवल सिफारिशें देता था, लेकिन अब यह संवैधानिक है, जिसका मतलब है कि इसकी सिफारिशें बाध्यकारी हैं। अंबेडकरवादियों और बहुजन संगठनों ने इसे एक क्रांतिकारी कदम माना। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में ही पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था, लेकिन ओबीसी आयोग को मजबूत बनाने का सपना कांशीराम और मायावती जैसे नेताओं ने देखा था। मोदी सरकार का ये फैसला बहुजन समाज को लगता है कि उनके संघर्ष को मान्यता मिल रही है। उदाहरण के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, जहां ओबीसी आबादी 50% से अधिक है, इस बदलाव ने हजारों युवाओं को आरक्षण के दावे मजबूत करने में मदद की। एक सर्वे के अनुसार इस संशोधन के बाद ओबीसी प्रमाण पत्रों के आवेदन में 30% की वृद्धि हुई। ये कानूनी स्थिरता बहुजन समाज के लिए एक गिफ्ट है, क्योंकि अब राज्य सरकारें आयोग की सिफारिशें नजरअंदाज नहीं कर सकती। आरक्षण ढांचे में नए प्रावधान जोड़ते समय पुराने अधिकारों को यथावत रखना भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी मामले के बाद आरक्षण को 50% की सीमा में बांध दिया गया था, लेकिन मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण जोड़ा, बिना SC, ST और OBC के कोटे को छेड़े। ये कदम 2019 में लागू हुआ और बहुजन समाज ने इसे सकारात्मक देखा। पहले कुछ आलोचक कहते थे कि EWS आरक्षण ऊपरी जातियों को फायदा पहुंचाएगा, लेकिन वास्तव में ये ढांचे को विस्तार दिया, न कि कमजोर किया।
अंबेडकरवादी विचारकों का मानना है कि अंबेडकर ने हमेशा कहा था कि आरक्षण सामाजिक न्याय का हथियार है और इसे मजबूत रखना जरूरी है। इस प्रावधान ने पुराने अधिकारों को सुरक्षित रखा, जैसे अनुच्छेद 16 के तहत सरकारी नौकरियों में आरक्षण। परिणाम स्वरूप केंद्रीय सेवाओं में ओबीसी प्रतिनिधित्व बढ़ा। 2014 से 2019 के बीच ये 10% से बढ़कर 15% हो गया। बहुजन समाज के युवा अब IAS, IPS जैसी परीक्षाओं में अधिक सफल हो रहे हैं और वे इसे गिफ्ट कहते हैं। भारत में सामाजिक शक्ति का आधार संवैधानिक संरक्षण है, यह बात बहुजन समाज अच्छी तरह समझता है। संख्या बड़ी होने के बावजूद बिना कानूनी बैकिंग के वे हमेशा हाशिए पर रहते। उदाहरण के लिए मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने में दशकों लग गए और तब भी विरोध हुआ। लेकिन अब जब ओबीसी आयोग संवैधानिक है तो पिछड़े वर्गों की सूची में बदलाव आसान हो गया। कई राज्य सरकारें जैसे महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने अपनी ओबीसी सूचियां अपडेट की और केंद्र ने समर्थन दिया। यह बदलाव बहुजन समाज को लगता है कि उनकी आवाज अब कानून में गूंज रही है। अंबेडकरवादियों में उत्साह इसलिए है क्योंकि ये अंबेडकर के संविधान को जीवंत करता है। वे कहते हैं, मोदी जी ने गिफ्ट दिया जो हमारी ताकत बढ़ाता है। जब इन सभी घटनाओं को एक साथ जोड़ा जाता है तो एक समग्र चित्र उभरता है। संविधान की प्रस्तावना का प्रमुख स्थान प्रतीकात्मक है। SC/ST एक्ट सुरक्षा देता है, अंबेडकर स्थल पहचान देते हैं और ओबीसी बदलाव स्थिरता लाते हैं। यह मिश्रण बहुजनों के लिए बड़ा गिफ्ट का आधार बनता है। राजनीतिक रूप से यह भाजपा को मजबूत कर सकता है, लेकिन बहुजन समाज इसे अपनी जीत मानता है। BSP और RJD जैसे दल भी इसकी सराहना कर रहे हैं, हालांकि वे कहते हैं कि और काम बाकी है। इस उत्साह का भावनात्मक आयाम गहरा है। बहुजन समाज जो अपमान की जंजीरों में बंधा था, अब देखता है कि सत्ता उनके पक्ष में झुक रही है। एक ओबीसी किसान ने कहा, पहले हम वोट देते थे, लेकिन अब लगता है कि वोट की कीमत समझी जा रही है। ये माहौल आंदोलनों को नई ऊर्जा दे रहा है। युवा बहुजन अब शिक्षा और राजनीति में सक्रिय हैं। एक अध्ययन से पता चला कि 2019 के बाद बहुजन छात्रों की संख्या विश्वविद्यालयों में 20% बढ़ी। यह गिफ्ट शिक्षा का द्वार खोलता है, लेकिन चुनौतियां बाकी हैं। आरक्षण के कार्यान्वयन में अभी भी भ्रष्टाचार है और कुछ राज्य EWS को ओबीसी कोटे में घुसपैठ मानते हैं। फिर भी संवैधानिक बदलाव ने आधार मजबूत किया। अंबेडकरवादियों का उत्साह प्रतीकों से कानूनों तक फैला है। वे जानते हैं कि संघर्ष जारी है, लेकिन यह गिफ्ट उन्हें आगे बढ़ने का साहस देता है। भविष्य में यह उत्साह एक नई बहुजन क्रांति का रूप ले सकता है। इस समग्र परिप्रेक्ष्य में मोदी सरकार के ये कदम बहुजन समाज को एक नई पहचान दे रहे हैं। प्रतीक, कानून और संस्थाएं मिलकर एक मजबूत नींव बना रही हैं। अंबेडकरवादियों का भारी उत्साह इसी से जन्मा है, एक ऐसा उत्साह जो सदियों के दर्द को मिटाने की कोशिश कर रहा है। बहुजन समाज अब कहता है, हम भारत के लोग हैं और हमारा समय आ गया है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।